हेलो स्टूडेंट, ये जो कूलम्ब्स लॉ अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इट इज जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ हमको मालूम है ना क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन का लॉ आपको स्कूल से मालूम है ना। सिर्फ यहाँ पे मास की जगह पर क्या आएगा, चार्ज आएगा, बस, दूसरा कोई नहीं। जैसे ग्रेविटेशन लॉ होता है वैसे ही कूलम्ब्स लॉ होता है, लेकिन वो चार्जेस के लिए होता है, ये ध्यान रखना, चार्जेस के लिए होता है। और दोनों भी लॉ चार्जेस, दोनों भी लॉ क्या होते हैं, फॉर्मूला सेम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंपैरिजन करेंगे। देखो, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, बराबर। कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखो, पहली क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताऊंगा इन दोनों के बीच का। देखो, इन दोनों के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला, वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना इसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा कि अगर एक मेटल स्फीयर है ना, मेटल स्फीयर है, ऐसा आपने इसको रखा, या कोई ऐसी बॉडी ले लो जो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी बॉडी है निगेटिवली चार्ज, है ना। इनको आपने नजदीक ला दिया, सिर्फ समझ लो, इनको आपने नजदीक ला दिया, ऐसे अपने नजदीक ला दिया, टच नहीं करना, नजदीक ला दिया, है ना। और इनको छोड़ दो नीचे, यहाँ पे ग्राउंड है, तो क्या होगा, ये दोनों भी बॉडीज, चार्ज बॉडीज दोनों भी, ये डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेंगी। अब ये नीचे क्यों गिरेगी? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन गिरेंगी, बराबर ना। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे गिरेंगी, लेकिन ऐसे स्ट्रेट नीचे नहीं गिरेंगी, ये ऐसा थोड़ा सा करो लेके ना, ऐसे नीचे गिरने की कोशिश करेंगे ऐसे, और बाद में एक दूसरे को टच हो जाएंगे। क्यों ऐसे पाथ ले रही है, ऐसा टिल्ट करके? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन दिखाएगा ना आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इससे प्रूव हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग होता है तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते ही नहीं ना, ये डायरेक्ट नीचे ऐसे गिर जाते। लेकिन वो दो चार्ज बॉडी ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेंगी, वो थोड़ा सा ऐसा करो लेके आके नीचे गिरेंगी, थोड़ा सा ऐसे करो लेके आके नीचे गिर जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन की फोर्स के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखना। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो लॉन्ग रेंज का होता है। क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज यानी आपने देखा होगा, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी ग्रेविटेशन फोर्स आपको मिल जाता है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही लार्ज डिस्टेंस तक अप्लाई होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही एप्लीकेबल होता है। सिर्फ क्या होता है? शॉर्ट रेंज में एप्लीकेबल होता है, छोटे डिस्टेंस पर एप्लीकेबल होता है। बड़े डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन वो वीक होते जाता है फिर बाद में, ठीक है। अब इसकी तरफ आपको ध्यान रखना है। now we will move to discuss next very important law, that is known as Ohm's law. अब देखो, ओहम्स लॉ क्या बोलता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends, provided its temperature and other physical conditions are constant. तो देखो, यहाँ पे जो V होता है ना, V को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं V को हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, के बारे में आपको बताऊंगा, डोंट वरी।
और इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है यूनिट? वोल्ट। और ये करंट जो होता है ना वो एम्पीयर में होता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू, अगर मान के चलो मेरे पास एक कंडक्टर है, ऐसे एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो होगा ऐसे, तो वो जो करंट होता है वो उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, यानी अगर मान के चलो इसको मैंने अगर ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, तो ये प्लस पॉजिटिव बैटरी का पोल होगा और ये निगेटिव पोल होगा। पॉजिटिव चार्ज यानी हायर एनर्जी बोल देते हैं इसको, हायर एनर्जी, और निगेटिव चार्ज यानी लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए होगा कंडक्टर में जहाँ पे करंट इन हो रहा है पॉइंट ए, और करंट जहाँ पे आउट हो रहा है पॉइंट बी होगा, है ना। तो करंट यहाँ पे इन होगा और यहाँ से करंट क्या होगा? आउट होगा। सॉरी, ये तो सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया ना, तो यहाँ से करंट आपका फिर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो क्या हो रहा है, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, देखो पॉइंट ए किसको जोड़ा है? हायर एनर्जी को जोड़ा है, और पॉइंट बी किसको जोड़ा है? लोअर एनर्जी को जोड़ा है। तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल, पोटेंशियल है ना एनर्जी, पॉइंट बी का जो एनर्जी होगा ज़्यादा होगा, सॉरी पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होता है। तो पॉइंट ए किसको जोड़ा है? हायर एनर्जी को जोड़ा है। तो इसका मतलब पॉइंट ए का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होगा और पॉइंट बी का एनर्जी कम होगा। तो इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस, उसको लिखा जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसीलिए दो कंडक्टर में दो पॉइंट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वी। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस वी बोलते हैं। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना वी ए माइनस वी बी, इसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वी। अरे बस में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, करेक्ट। तो अगर इन दो पॉइंट के बीच का अगर एनर्जी गैप बड़ा होगा तो इससे करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और अगर इन दो पॉइंट के बीच का अगर एनर्जी गैप कम होगा तो करंट कम फ्लो होगा। यही ओम्स लॉ बोलता है। अगर दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, करेक्ट। और अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करूंगा तो देखो, अगर यहाँ पे कंडक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, कंडक्टर लगा दिया, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लस चार्ज ले लिया, माइनस ले लिया, और यहाँ पे जो बैटरी है उसका वोल्टेज ले लिया 1.5 वोल्ट का बैटरी ले लिया। कितना ले लिया? 1.5 वोल्ट का बैटरी ले लिया, करेक्ट। 1.5 वोल्ट का बैटरी ले लिया। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल होगा वी ए और यहाँ का पोटेंशियल होगा वी बी, है ना। तो वी ए जुड़ा है हायर पोटेंशियल के साथ और वी बी जुड़ा है लोअर पोटेंशियल के साथ। तो यहाँ से अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्लोज करने के बाद करंट फ्लो हो जाएगा आई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बैटरी का पोटेंशियल 1.5, तो इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो भी पोटेंशियल का एनर्जी गैप होगा वो भी मैं मान लेता हूँ चलो 1.5 वोल्ट का है। कितना है? 1.5 वोल्ट का है ना, 1.5 वोल्ट का। तब कुछ करंट मिलेगा आपको आई। लेकिन बाद में मैंने क्या किया कि कंडक्टर वही रखा, कंडक्टर वही रखा, सिर्फ यहाँ का मैंने बैटरी चेंज कर लिया। कंडक्टर वही रखा और यहाँ का मैंने बैटरी चेंज कर लिया। कंडक्टर को वही रख रहा हूँ मैं, कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बैटरी चेंज कर लिया। और बैटरी चेंज करके मैंने ले लिया, मान के चलो ऐसे मैंने बैटरी चेंज करके ले लिया, थोड़ी बड़ी बैटरी ले ली, 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, 12 वोल्ट की बैटरी ले ली। तो देखो 12 वोल्ट की बैटरी लेने का मतलब अब यहाँ पे क्या बन रहा है ना, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी लेने का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट ए और बी के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना गैप है? 12 वोल्ट का है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कंडक्टर दो पॉइंट का, तो यहाँ पे अब करंट ज़्यादा फ्लो होना चाहिए ना। तो अगर पहले केस में मैंने करंट I1 बोला और दूसरे केस में मैंने करंट I2 बोला, तो इसका मतलब I2 इज मोर देन I1, यानी सेकंड केस में करंट ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस था 1.5 वोल्ट का, सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का आ रहा है। तो फर्स्ट केस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V1, दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V2। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो उस कंडक्टर से करंट फ्लो होना भी बढ़ जाएगा। यही ओम्स लॉ होता है। तो ओम्स लॉ को अगर ग्राफिकली समझेंगे हम लोग, तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया
करंट वर्सेस वी, तो देखो अगर हमने इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस माना V1 माना, तो उसके लिए करंट हमको मिल रहा था I1, यही तो बता रहा था ना 1.5 वोल्ट का। V1 यानी 1.5 वोल्ट का डिफरेंस है और V2 यानी 12 वोल्ट का है। तब आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद मैंने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर लिया, 12 वोल्ट ले लिया, तो करंट भी चेंज हो गया, बढ़ गया करंट, I2 मिल गया। तो वो पॉइंट मिल गया हमारा, पॉइंट नंबर 2 मिल गया। और यहाँ से एक लाइन हम लोग जब ड्रॉ करेंगे ना, वो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारा होगा रेजिस्टेंस। क्या होगा? वही हमारा रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसलिए करंट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ऐसे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो देखो लिखने की कोशिश करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल डालेंगे तो V इज इक्वल टू IR। क्या आएगा? V इज इक्वल IR। याद रखना, V इज इक्वल IR यहाँ पे आएगा, स्लोप रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो करंट I के साइड में आना चाहिए। क्यों? रेजिस्टेंस कांस्टेंट करंट I के साइड में क्यों आना चाहिए? तो आप देख सकते हो ना, देखो V इज इक्वल टू IR, इससे ये पता लग रहा है कि I इज इक्वल टू V बाय R। इससे ये पता लग रहा है I इनवर्सली वेरी विद R है ना। तो इसका मतलब अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम फ्लो होगा। इनवर्स का मतलब एक बढ़ गया तो दूसरा क्या होता है? कम होता है। और अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज़्यादा जाएगा। इसलिए ये R I के साइड में आना चाहिए, ये याद रखना। और जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो यूनिट होता है, वो होता है ओहम। क्या होता है यूनिट उसका? ओहम। ये याद रखना, इसको भूलना मत। थैंक यू सो मच।